Good morning, everyone. Today's topic is modeling a control system. आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम अपने किसी भी कंट्रोल सिस्टम को मॉडल कर सकते हैं। मॉडल करने का मतलब क्या हुआ, किसी सिस्टम की मॉडलिंग का मतलब क्या हुआ, उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर पाना। और किसी सिस्टम को मैथमेटिकली अगर हम रिप्रेजेंट कर पाएँ तो इसका मतलब है कि उसकी एनालिसिस हम पेन कॉपी से कर सकते हैं या कुछ सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी सिस्टम को मॉडल ना कर पाए, उसका मैथमेटिकल रिलेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन ना फाइंड आउट कर पाए, तो उस सिस्टम को एनालाइज कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर उसको एनालाइज करने का एक ही ऑप्शन है कि हम उसमें इनपुट दें, हर एक पॉइंट पर उसके पैरामीटर्स चेक करें, तभी वो सिस्टम को आप एनालाइज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो सिस्टम के एनालिसिस के लिए जरूरी है कि उस सिस्टम को मॉडल किया जा सके। उसको इफेक्टिव बनाने के लिए जरूरी है कि उसको मॉडल किया जा सके, मीन्स उसका मैथमेटिकल रिलेशन लिखा जा सके। जैसे अगर एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क आपके पास है, लाइक here is input and here is output. This one is R1, this one is R2 and this one is capacitance C. आपसे कहा जाए कि आपको इसको मॉडल करना है, मतलब इसका मैथमेटिकल रिलेशन लिखना है। वैसे तो इसको एनालाइज करने के लिए आप यहाँ पर इनपुट दे रहे हैं और हर एक पॉइंट पर यहाँ करंट फाइंड आउट करें, यहाँ करंट फाइंड आउट करें, यहाँ करंट फाइंड आउट करें, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल फाइंड आउट करें, इसके अक्रॉस पोटेंशियल फाइंड आउट करें, इसके अक्रॉस पोटेंशियल फाइंड आउट करें। जब इतनी चीज़ें आप कर लेंगे, करंट और पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेंगे, तब उसके बाद आप इसके कैपेसिटर की सारी परफॉर्मेंस रेटिंग फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, इस रेजिस्टेंस के सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करना हो, इसकी एनालिसिस करनी हो, इसमें सप्लाई देने के पहले ही इसकी एनालिसिस करनी हो, और ऐसी एनालिसिस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ये तो छोटा सा सर्किट है, इसमें आपने सप्लाई लगाया, अगर कुछ फॉल्ट हो भी गया तो कुछ जल जाएंगे, कंपोनेंट्स से ही होगा और कुछ नहीं हो, कुछ डैमेज हो जाएंगे। तो ये कंपोनेंट्स इतने सिंपल कंपोनेंट्स हैं कि हर जगह मिलते हैं, आप इजीली रिप्लेस कर लेंगे और उसको चेक कर लेंगे। लेकिन जब कभी आप किसी सिस्टम में काम करते हैं, किसी कंट्रोल सिस्टम पे काम करते हैं, किसी बड़े सिस्टम पे काम करते हैं, तो वहाँ पर रिप्लेस करना, बार बार चेक करना, ये पॉसिबल नहीं होता है। कारण ये कि अगर मान लो ये रेजिस्टेंस किसी बड़े सिस्टम में जला, तो ये क्यों जला, पहले ये हमें देखना होगा। उसके पहले की सर्किटरी देखनी होगी, वो जला तो उसके पहले की सर्किटरी देखो, ताकि आप स्टार्टिंग से उसको चेक कर पाएँ कि कहाँ पर क्या फॉल्ट है। और अगर आप उसकी सर्किट को मैथमेटिकली एनालाइज कर पाते हैं तो आप पहले ही समझ पाएंगे कि इन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू और कैपेसिटर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात, ये पोटेंशियल कितना होना चाहिए जिससे कि ये डैमेज ना हो सके। दूसरी चीज़ कि अगर हम यहाँ से इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट हमें पता है कि आउटपुट क्या आना चाहिए, तो हम इस टाइप की किसी भी सर्किट को चेक कर सकते हैं। जैसे एक डेमो मशीन हमने बनाई, उस डेमो मशीन में एक इनपुट दिया और एक आउटपुट लिया, उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब उस डेमो मशीन की जैसी और भी मशीन्स आई, उन मशीन्स को हमें चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, हम वही इनपुट देंगे और चेक क्या करेंगे कि वो आउटपुट हमें मिल रहा है कि नहीं जो उस डेमो मशीन से मिला था।
अगर मिलता है तो सिस्टम ओके है, नहीं मिलता है तो सिस्टम ओके नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट है। ठीक ना। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग से हमें ये बेनिफिट मिल जाती है कि हम फिजिकल टेस्ट ना करके, फिजिकल एनालिसिस ना करके उस सिस्टम को पेन कॉपी पर ही या सिस्टम पर ही, सॉफ्टवेयर पर ही उसके सारे पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर वैल्यू चेंज करें तो रिजल्ट क्या आएगा। ठीक ना। तो इसे कहते हैं मॉडलिंग। अब जैसे ये सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, इसका अगर हमें मॉडलिंग करना होगा तो हम पहले क्या करेंगे, इसमें मेश लगाएंगे और हम क्या कहेंगे, वी आई माइनस, अगर इसमें करंट आई है, R1I माइनस R2I माइनस इसके अक्रॉस करंट क्या, सॉरी पोटेंशियल क्या होगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, 1/C इंटीग्रल आई टी टी। ठीक, इज इक्वल टू 0, यही बनेगा। और अगर हम इसका लाप्लास कैलकुलेट करें तो क्या मिलेगा, Vs माइनस R1IS माइनस R2IS माइनस 1/CS IS इज इक्वल टू 0, या Vs इज इक्वल टू IS मल्टीप्लाइड बाई R1 प्लस R2 प्लस 1/CS। अच्छा, ये जो आउटपुट है ये इसके अक्रॉस है, तो V0 माइनस R2I माइनस 1/CS IS इज इक्वल टू, सॉरी, इंटीग्रल I dt इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगा, V0S इज इक्वल टू R2 प्लस 1/CS IS। अब अगर हम आउटपुट ओवर इनपुट का रिलेशन निकालना चाहें तो V0S ओवर VIS, लाप्लास ऑफ आउटपुट टू द लाप्लास ऑफ इनपुट क्या कहलाता है, ट्रांसफर फंक्शन। इस सर्किट का ट्रांसफर फंक्शन क्या बना, V0S ओवर VIS इज इक्वल टू R2 प्लस 1/CS डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस 1/CS, और इज इक्वल टू 1 प्लस R2CS डिवाइडेड बाई 1 प्लस R1 प्लस R2CS। ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने सिस्टम का एक रिलेशन हमने निकाल लिया, आउटपुट ओवर इनपुट, हमने ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर लिया। अगर हमें रिलेशन करंट और वोल्टेज में निकालना होता तो हम V0 तक जाते ही नहीं, हम यहीं से IS ओवर VS कैलकुलेट कर लेते। ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना मैथमेटिकल एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी सिस्टम पे, और इसे ही कहते हैं मॉडलिंग। इसे ही क्या कहते हैं, मॉडलिंग। ऐसे ही अगर एक और सिस्टम आपके पास है, यह है CR1 R2
वी नॉट, और ये है आपका वी इन। अब आपका वी नॉट ओवर वी इन क्या बनेगा? अब आपका वी नॉट ओवर वी इन बनेगा R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, 1 प्लस R1 CS डिवाइडेड बाई R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 CS प्लस 1। ठीक है, ये बनेगा इस सर्किट के लिए आपका वी नॉट एस ओवर वी एस। तो इस तरीके से आप किसी भी सिस्टम का मैथमेटिकल एनालिसिस कर सकते हैं। आज हम फोकस करेंगे मैकेनिकल सिस्टम पे। अभी तक हमने इलेक्ट्रिकल सिस्टम का एनालिसिस किया है या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का एनालिसिस किया है। अगर हमारे पास मैकेनिकल सिस्टम हो, भाई कंट्रोल सिस्टम तो हर जगह होगा, अगर मैकेनिकल सिस्टम हो तो उस मैकेनिकल सिस्टम की एनालिसिस हम कैसे करेंगे, आज हम इस पर फोकस करेंगे। तो मैकेनिकल सिस्टम में दो टाइप के मोशन होंगे, एक ट्रांसलेशनल मोशन और दूसरा रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन, ये दो टाइप के मोशन होंगे। और इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर हम ट्रांसलेशनल मोशन अच्छे से समझ जाते हैं तो रोटेशनल मोशन काफ़ी हद तक ट्रांसलेशनल जैसा ही है। रीज़न ये कि रोटेशनल मोशन को हम ट्रांसलेशनल मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर कोई व्हील रोटेट कर रही है, कोई व्हील रोटेट कर रही है, ठीक है, तो इस व्हील के रोटेट करने के साथ ही हम इसके साथ एक पुली लगा देते हैं, एक लीवर लगा देते हैं एक्चुअली, और ये लीवर इस टाइप से कनेक्ट होता है और यहाँ एक व्हील है, ये आपकी एक रेल है। ठीक, अब क्या है कि जब ये मूव करेगा तो ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा तो ये पीछे आएगा। ठीक है, अब ये जैसे जैसे इधर जाएगा और पीछे आया तो और पीछे आएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये और पीछे आएगा, और ये जैसे फिर इधर आएगा, आगे आएगा तो ये आगे जाएगा। ठीक ना, तो इस टाइप से इसका ये मोशन होगा। अब ये सर्कुलर मोशन है लेकिन ये लीनियर मोशन है, ये सर्कुलरली ऑसिलेटरी मोशन है, ये लीनियर ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा। तो हम किसी सर्कुलर ऑसिलेटरी मोशन को लीनियर ऑसिलेटरी मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीन्स ट्रांसलेशनल मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन में। हम ट्रांसलेशनल मोशन अगर हम समझ गए तो रोटेशनल मोशन हम इजीली समझ सकते हैं। डिफरेंस क्या है कि उसके एलिमेंट्स अलग होंगे, ट्रांसलेशनल मोशन के, रोटेशनल मोशन के एलिमेंट्स अलग होंगे। अब ट्रांसलेशनल मोशन क्या है, अगर हम डेफिनेशन की बात करें ट्रांसलेशनल मोशन के, तो ट्रांसलेशनल मोशन का डेफिनेशन क्या है? द मोशन ऑफ ट्रांसलेशन the motion of translation is defined as the motion of translation
is defined as a motion that takes place along a straight or curved path. That takes place along a straight और curved path. और वेरिएबल्स कौन कौन से हैं इसके? द वेरिएबल्स that are used to describe translational motion are acceleration, velocity, and displacement. एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ये एलिमेंट्स हैं आपके, सॉरी वेरिएबल्स हैं आपके ट्रांसलेशनल मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। वेरिएबल्स हैं ट्रांसलेशनल मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए कि कौन कौन से वेरिएबल्स यूज होंगे ट्रांसलेशनल मोशन। अब ट्रांसलेशनल मोशन है क्या? वो मोशन जो स्ट्रेट लाइन या कर्व्ड पाथ में हो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशनल मोशन। इसमें एक डिस्प्लेसमेंट होगा भाई, जब बॉडी मोशन में है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और अगर चेंज है डिस्प्लेसमेंट में तो वहां एक वेलोसिटी होगी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, तो वहां एक्सेलरेशन हो। तो ये तीन वेरिएबल्स हैं जो कि आपके ट्रांसलेशनल मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। और ये जो आपके ट्रांसलेशनल मोशन है ये पूरा पूरा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। पूरा पूरा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है। और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट the algebraic sum of forces acting on a rigid body Newton's law of motion states that the algebraic sum of forces acting on a rigid body in a given direction is equal to the product of the mass
of the body and its acceleration in the same direction. ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है बेसिकली, कि फोर्स algebraic sum of forces acting on a rigid body in a given direction is equal to the product of the mass of the body and its acceleration in the same direction, means in the direction of force. ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और एक और प्रिंसिपल यहां काम करता है, डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। और डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल क्या कहता है? डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल कहता है कि जितने फोर्सेस इन हो रहे हैं बॉडी पर, एक पॉइंट पर, एक ऑब्जेक्ट पर, जितने फोर्सेस ऑब्जेक्ट की ओर लग रहे हैं, ठीक ना, उनका सम जो फोर्सेस बॉडी से बाहर लग रहे हैं उनके सम के इक्वल होता है, ठीक ना। डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल क्या कहता है कि जितने फोर्सेस बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं उनका सम जो बॉडी दूसरे पर लगा रही है फोर्स, उनके सम के इक्वल होता है। स्टेटमेंट देख लो क्या है। फॉर अ बॉडी the algebraic sum of externally applied forces and the forces resisting motion in any given direction is zero. मतलब ये कि अगर मान लो एक मैकेनिज्म इस टाइप का है, एक मैकेनिज्म मान लो अगर इस टाइप का है, इसमें फोर्स नीचे की ओर अगर हम लगा रहे हैं, ये एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स अगर नीचे की ओर है, तो इसमें ऊपर की ओर एक ये फोर्स लगेगा, एक ये फोर्स लगेगा, और एक इसका इनर्शिया फोर्स लगेगा। तो ये जो एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स है एफ टी, और ये जो रिएक्शन फोर्सेस हैं, रेजिस्टिंग फोर्सेस हैं, इन सब का अलजेब्रिक सम करें तो वो जीरो आएगा। इट मीन्स अगर ये एफ ए है, ये एफ बी है, ये एफ सी है, तो एफ टी माइनस एफ ए माइनस एफ बी माइनस एफ सी विल बी इक्वल टू 0।
ये है आपका डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल। डी एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल। और इसी प्रिंसिपल के बेस पर हम किसी भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और उसका मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, उसका हम मॉडलिंग करते हैं। ठीक। ना एलिमेंट्स ऑफ ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम। First element is mass. Second is linear spring. And third element is damper. Damper. ये तीन एलिमेंट्स हैं ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम के। पहला मास और इनर्शिया फोर्स, दूसरा लीनियर स्प्रिंग, इस पर लगेगा स्प्रिंग फोर्स, और तीसरा डैम्पर, ये देगा विस्कस फ्रिक्शन और डैम्पिंग फोर्स। ठीक है, विस्कस फ्रिक्शन और डैम्पिंग फोर्स। कोई मास है उसका अपना एक इनर्शिया फोर्स होता है, और इनर्शिया फोर्स को हम क्या लिखते हैं, एफ एम इज इक्वल टू एम इंटू ए, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और एक्सेलरेशन क्या है, अगर किसी बॉडी को आप डिस्प्लेस कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट एक्स है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो एफ एम क्या बन जाता है, एम डी टू ओवर डी टी टू एक्स। ठीक है, ये है इनर्शिया फोर्स। लीनियर स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स एफ एस। लीनियर स्प्रिंग का जो फोर्स है वो आपके डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होता है, और जो स्प्रिंग कांस्टेंट है के, मेन ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट की, और यही डिसाइड करेगा कि फोर्स कितना लग रहा है। तो एफ एस इज इक्वल टू के इंटू एक्स। अगर डिस्प्लेसमेंट एक्स है तो के इंटू एक्स, मीन्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। और तीसरा है डैम्पिंग फोर्स, इसको बोलते हैं एफ बी। एफ बी, और ये जो एफ बी है ये वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। तो डैम्पिंग कांस्टेंट बी मल्टीप्लाइड बाई वी, और अगर एक्स डिस्प्लेसमेंट है तो वी क्या बनेगा, बी डी एक्स ओवर। तो ये तीन एलिमेंट्स हैं किसी भी ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम के। मास आप रिप्रेजेंट करते हो एक ब्लॉक से, ये हो गया मास। स्प्रिंग आपको रिप्रेजेंट करना है, तो स्प्रिंग आप रिप्रेजेंट करते हो इंडक्टर शेप में।
इसका स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया के, और जो तीसरा है डैम्पर, डैम्पर को आप रिप्रेजेंट करते हो इस टाइप से, ठीक है, ये बना डैम्पर। इसका कांस्टेंट होता है डैम्पिंग कांस्टेंट बी, कुछ जगह एफ भी लिखा रहता है। तो ये तीन एलिमेंट्स हैं ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम के। अब इनके बेस पर कैसे हम मैकेनिकल इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं, मैथमेटिकल मॉडलिंग करते हैं, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।